एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग हब पर। जैसे आप सबको पता ही है कि नवंबर मंथ में आपकी आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम है और दिसंबर में आरआरबी क्लर्क के एग्ज़ाम है। तो उसी के रिगार्डिंग रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूरे 40 क्वेश्चंस रहेंगे। वीडियो को प्ले करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, कुछ सजेशंस है तो कमेंट कर देना। वीडियो को प्ले करने से पहले जैसे ही कोई पहला क्वेश्चन दिखेगा पॉज कर लेना वीडियो, खुद ट्राई करना सॉल्व करने की विद टाइमर। कोशिश करना अगर पजल है तो वो 3 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए, वरना स्किप करना, बाकी क्वेश्चंस को पहले करेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। वर्ड पेयरिंग का है, जिसमें आपके वर्ड फॉर्मेशन का भी आता है ये, और अगर बोला जाए तो आपके अल्फान्यूमेरिक सीरीज के अकॉर्डिंग ही ये सारा सेट होता है। तो क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। इस वर्ड लाइबिलिटी में हम क्या करना है, यूज़ करना फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ लेटर को उठाना है। उनसे अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो हमें ये बताना है कि उसका थर्ड लेटर क्या होगा लेफ्ट हैंड से, और अगर कोई मीनिंगफुल एक से ज़्यादा बनेगा तो मार्क कर देंगे एक्स। अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता है तो मार्क क्या कर देंगे जेड। तो चलो देखते हैं। इस वर्ड में हमारे पास जो फर्स्ट लेटर वो क्या है एल, थर्ड क्या है ए, देन फिफ्थ क्या है आई, और सेवन्थ क्या है आई। तो हाँ, इन लेटर्स को अगर मैं जितना मर्जी स्वैप कर लूँ तो इनसे मुझे नहीं लगता कि कोई मीनिंगफुल वर्ड बनने वाला है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा जेड, तो हम मार्क कर देंगे जेड। काफ़ी इजी क्वेश्चन, और पेपर में अगर ये क्वेश्चन पहले दिख रहा है तो हम इसको पहले ही करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका भाई कोडिंग डिकोडिंग का, और कोडिंग डिकोडिंग में भी आपका किसका, चाइनीज कोडिंग का। तो इसके 5 क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं, या कम से कम 4। तो हम पहला काम ये करेंगे कि हर एक लेटर या हर एक वर्ड का जो कोड है वो एक टेबल में पहले ही नोट डाउन कर लेते हैं, ताकि जो क्वेश्चन वो पूछे तो हम उनका डायरेक्ट आंसर दे पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या क्या वर्ड्स हैं यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो आपका ग्रो, ग्रो वर्ड ऐसा है जो आपका मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट पे। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो ग्रो के लिए जो कोड सेट होगा तो वो कोड क्या रहने वाला है। तो इन तीनों में अगर मैं देखूँ कॉमन क्या है आपका आर ई, आर ई, आर ई। तो ग्रो के लिए कोड क्या आ जाएगा आपका आर ई। ठीक है, इसके अलावा मैं राइस देखूँ तो आपका राइस वर्ड जो है वो आपका फोर्थ स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट में प्रेजेंट है। तो राइस के लिए अगर हम देखें तो राइस के लिए दोनों कोड कौन से सेट हो जाएंगे, के यू। तो राइस का कोड आपके पास आ जाएगा के और यू। ऑर्गेनिक सेकंड में एंड फोर्थ में, तो ऑर्गेनिक का कोड जो है वो आपका सेट हो जाएगा डी ए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें मेथड, तो मेथड आपका कहीं पे रिपीट नहीं हो रहा है। तो मेथड का यहाँ पर अगर मैं कोड में बात करूँ तो एक ही कोड बचा है एक्स आई, और वो भी रिपीट कहीं पर नहीं हो रहा है। तो हम सीधा कह सकते हैं जो मेथड है तो उसके लिए कोड सेट हो जाएगा एक्स आई। तो 4 हमने निकाल दिए हैं, एक स्टेटमेंट पूरी की पूरी खत्म कर दी है। वीट, तो वीट आपका थर्ड स्टेटमेंट में है एंड आपके सेकंड स्टेटमेंट में है। और वीट के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो कोड में मुझे एस यू और एस यू दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास वीट का कोड जब भी आएगा वो क्या आएगा, एस और यू। ठीक है, फार्मर रह गया। तो फार्मर मेरा अगेन थर्ड स्टेटमेंट एंड फर्स्ट में, अब मैं फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर दूंगा जिसके अकॉर्डिंग मुझे फार्मर का कोड सीधा सीधा दिखेगा टी ए। तो फार्मर के लिए हमारे पास कोड आ जाएगा टी ए। ओके, बच गया आपके पास क्रॉप्स और वीट। तो वीट 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 का हमने पहले ही निकाल दिया, तो वीट यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, एस यू ख़त्म हो चुका है हमारे पास, तो एम आई रह गया और वाटर रह गया। तो क्रॉप्स बचा है, तो क्रॉप्स के लिए जो कोड आएगा वो आपके पास आ जाएगा एम आई। तो क्रॉप्स का कोड आ जाएगा एम और आई। देन बच गया वाटर, और वाटर हमारा लास्ट वर्ड है जिसके लिए एक ही कोड बचेगा एल ओ। तो वाटर के लिए कोड आ जाएगा एल ओ। ठीक है, तो ये हमारे कोड सेट हो गए। तो हमारे पास लगभग सभी के कोड निकल चुके हैं। तो जैसा कि उसने पहला क्वेश्चन से क्या पूछा हुआ है, आपको क्रॉप्स और वीट का कोड बताना है। तो क्रॉप आपका है एम आई एंड वीट के लिए आपके पास कोड आ जाएगा एस यू। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी के डेफिनेट आंसर निकले तो हमारा आंसर भी डेफिनेट ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स आई और डी ए कोड किसके हैं। एक्स आई आपका मेथड का है और डी ए है ऑर्गेनिक, तो इसका आंसर आ जाएगा मेथड और ऑर्गेनिक।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका MI कोड किसका, जस्ट हमने अभी निकाला था कि MI कोड आपके पास किसका आ रहा है, क्रॉप्स का। तो MI कोड आ जाएगा आपका क्रॉप्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन आपका ट्रू है। ऑर्गेनिक का क्या कोड डा है, बिल्कुल है। ग्रो का क्या के यू था, नहीं था आई गेस। ऑर्गेनिक MI है। फार्मर का TA था और राइस का CU नहीं था, वीट का था। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है आपका राइट आंसर है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेथड। तो मेथड का जो हमने कोड निकाला था वो क्या था, XI। तो देख सकते हो आप, हमने अगर एक बार में पहले पूरे टेबल बना दिया, सभी के कोड निकाल दिए, तो हम डायरेक्टली उनके आंसर दे सकते हैं। और वैसे भी काफ़ी बच्चों ने यही करना होता है कि वो पहले टेबल बनाते हैं फिर क्वेश्चंस निकालते हैं। बट हाँ, पेपर में एक तरीका और है कि उसने जिसका कोड पूछा है आप उस वर्ड या उस कोड को उस स्टेटमेंट में ढूंढो जहाँ पर वो प्रेजेंट है और कंपेयर करके ख़त्म कर दो, तब ये टेबल बनाने की नीड नहीं होती है। लेकिन अगर टाइम है तो टेबल बनाओ और उनका यूज़ करके क्वेश्चंस को ख़त्म कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो पजल का क्वेश्चन है 10 पर्सन लिव्स ऑन 10 डिफरेंट फ्लोर्स। तो चलो हम करते हैं, मैं स्किप नहीं करूँगा, तुम लोग सॉल्व करो। पॉज करो वीडियो को और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो कि 3 मिनट में हो जाए, वरना स्किप कर दो। तो ये फ्लोर बेस्ड पजल है। चलो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ और चेक कर लेना कि क्या तुम लोगों ने सही किया है। हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुमने कितने टाइम में किया है। 10 फ्लोर की एक बिल्डिंग है, तो हम फ्लोर बिल्डिंग लिख देंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। देखो, जब भी पजल को बनाना है या सिटिंग अरेंजमेंट, तो जो डिटेल्स हैं, ऐसा मत करना पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हो फिर डिटेल्स लिख रहे हो। साथ साथ में पढ़ो और साथ साथ में लिखते चलो, ताकि टाइम बचे। तभी आप 3 मिनट के अंदर इसको कर पाओगे। मैक्सिमम 3 से 4 पॉसिबिलिटी रखना, क्वेश्चन बन जाता है। तो पहले मैं डिटेल्स को नोट करता हूँ साथ साथ में। एच आपका एक इवन नंबर के फ्लोर पर आएगा, लेकिन 3 के अबव, बट साथ में कह रहा है आपका किसके नीचे होना चाहिए, वो 9 के बिलो। तो 9 के नीचे 3 के ऊपर 3 फ्लोर ही दिखते हैं, 8 और 6 और 4। तो वहाँ वहाँ पर मैं किसको रखवा दूंगा, एच को। तो एच आपका 8 पर आएगा पहले केस में, एच आपका 6 पर आएगा तीसरे केस में, एच आपका 4 पर आ गया। ठीक है, एच की बात हो गई खत्म, तो मैं इसको मिटा ही देता हूँ, नीड ही नहीं है अब इसकी। फिर नेक्स्ट लाइन में कह रहा है एच लीव नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो एच। जितने फ्लोर एच से नीचे होंगे वो हमेशा 2 ज़्यादा होंगे किससे, लेकिन जितने आपके सी के अब होंगे। तो एच के अकॉर्डिंग आप सी को फिक्स कर सकते हो। देखो, पहले केस में अगर मैं बात करूँ तो एच के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 है, तो मतलब सी के ऊपर 5 दिखने चाहिए। तो इस केस में सी आपका आ जाएगा 5th फ्लोर पर, फर्स्ट वाले में। सेकंड में अगर मैं देखूँ तो एच के नीचे आपको 5 ही दिख रहे हैं, तो 5 तो 3 दिखने चाहिए, सॉरी 1 2 3 4 5, हाँ 5 फ्लोर दिख रहे हैं, तो सी के ऊपर आपको दिखने चाहिए 3, 1 2 3, तो सी एच के जस्ट अबव आ जाएगा। इसमें आपको एच के नीचे दिख रहे हैं 3, तो मतलब सी के ऊपर कितना दिखने चाहिए, 1, तो फिक्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में वो क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट में कह रहा है कि जो आपका ई है, जो सी है सॉरी, वो इमीडिएट अबव ई है, तो ई के जस्ट अबव। तो सेकंड पॉसिबिलिटी गलत, थर्ड वाली चलेगी। तो देखो चलते चलते खत्म हो रहा है। फिर कह रहा है देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन ऑन विच ई एंड के लिव। ई और के में 2 फ्लोर का गैप होगा, एक चीज़, बट के अबव है कि बिलो वो मेंशन नहीं है। बी जो होगा वो 3 फ्लोर बिलो है के, मतलब 3 फ्लोर नहीं सॉरी 4 फ्लोर, तो 3 का गैप लेके कौन आ जाएगा, बी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले वाले केस में आपके पास के की पॉसिबिलिटी नीचे आने की तो है, ऊपर जाने की भी है, बट नीचे नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर नीचे रखा तो के नीचे बी नहीं आ पाएगा फर्स्ट वाले केस में। तो इसीलिए आपको के को अबव रखना पड़ेगा, 2 का गैप लेके, जो कि एच के जस्ट बिलो होगा। अब के से 3 का गैप लेके कौन आ जाएगा, बी, जस्ट ए के बिलो। सेकंड वाले अगर मैं केस में बात करूँ तो के आपका नीचे ही आएगा, 2 का गैप लेके, देन के से 3 का गैप लेके आपको बॉटम पे कौन दिख जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन बढ़ो। जी जो भी है वो आपका अब थर्ड होगा, जी जब भी आएगा थर्ड फ्लोर के ऊपर होगा कहीं ना कहीं पर। लेकिन एक लाइन और कह रहा है जो जी और आपके बी के फ्लोर का सम होगा ना, वो आपको डी का फ्लोर देगा। तो अगर मैं फर्स्ट केस में देखूँ, बी तो 3 पे है और जी ने थर्ड से ऊपर आना, मतलब 6th पे आ सकता है, 9th पे आ सकता है, 10th पे आ सकता है। ठीक है, अगर मैं 10 पे रखता हूँ जी को, तो 10 और 3 13, डी नहीं आएगा। 9 3 12, डी नहीं आएगा। तो मतलब जी अगर कभी भी आया तो मेरे पास जी 6th फ्लोर पर ही आ सकता है, क्योंकि जी 6th पे, बी थर्ड पे, इन दोनों का अगर मैं सम कर दूँ तो 9 होता है। तो आपका डी 9th फ्लोर पर आ जाएगा, फिक्स हो गया। कह रहा है जितने फ्लोर आपके
डी से नीचे होंगे तो जे के ऊपर होंगे, तो डी से नीचे 8 है तो जे के ऊपर भी 8 यहीं पर आ जाएंगे, बिल्कुल सही है। और एफ लिप्स बिलो आई, एफ जब भी आएगा आई के बिलो ही आएगा, तो हाँ बिल्कुल यही सेट हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो आपकी पहली पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है, दूसरे को चेक करने की नीड नहीं, क्योंकि मिनिमम पॉसिबिलिटी हमेशा पेपर में पहले चेक करेंगे, और वही केस आपका फर्स्ट केस में बन चुका है, तो उसी से आपका क्वेश्चन बन गया, तो सेकंड को नीड ही नहीं चेक करने की, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम बनती जा रही है, तो आप उसको स्किप कर दो, ठीक है। तो आपका आंसर बिल्कुल सेट है, क्योंकि वैसे भी बनने नहीं वाला, 6 से ऊपर एक 7 ही फ्लोर देखेगा, 7 और एक पे कौन बैठा हो बी, 8 हो जाएगा, 8 पे ऑलरेडी सेट है, तो ये तो चलेगी भी नहीं, तो आपका आंसर बिल्कुल यही है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछे। तो उसने पहला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, व्हाट इज द सम ऑफ द फ्लोर सी एफ एंड जी, सी एफ और जी के फ्लोर का सम क्या हो जाएगा, तो सी आपका 5 पे है, एफ आपका है 6, सी एफ और जे, तो 5 1 6 7 8 आ जाएगा आंसर आपका, तो पहले का आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। 4 ऑफ द फॉलोइंग इन ए सर्टन वे फॉर्म ए ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ए ग्रुप। देखो इस क्वेश्चन में या तो जो दो बंदों को उन्होंने रखा है वो दोनों या तो इवन इवन या ऑड ऑड फ्लोर पे होंगे, या एक एक का गैप होगा, ऐसा ही कुछ होगा। जैसे डी और के की बात करें तो डी आपका चेक कर लेना, आई गेस 9th पर आया है, और के आपका 7th में, दोनों ऑड पे और एक एक का गैप लेके आए हैं। बी और एफ, तो बी और एफ में भी सेम ऑड पे हैं और दोनों एक का गैप लेके बैठे हैं। एच एंड जी, तो एच और जी में भी एक एक का गैप ही है, हाँ, और ये लेकिन ये इवन पे भी है, ठीक है। आई एंड एच, आई एंड एच में अगर मैं बात करूँ तो आपका आई और एच बिल्कुल इवन है, जी और बी, और जी एंड बी, तो हाँ इनमें 2 का गैप आया हुआ, तो आपका रॉन्ग क्या है, जी और बी। कितने फ्लोर आर देयर अबव द फ्लोर ऑन विच एफ लिव्स, एफ से ऊपर आपको कितने फ्लोर दिख रहे हैं, नो, ठीक है, क्योंकि एफ आपका बॉटम पे आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो द फ्लोर ऑन विच ई लिव्स, ई से नीचे मुझे फ्लोर दिख रहे थे 3, तो कह रहा है इतनी फ्लोर का गैप मुझे किस किस में दिखेगा, मतलब 3 का गैप चाहिए, किस किस के फ्लोर में होगा, तो आई गेस एच जी में तो नहीं था, बी और जी में बन सकता है, बट 2 का था आई गेस, सी एंड डी में हो सकता है क्या, तो सी और डी में चेक कर लेते हैं, क्या सी और डी में 3 का गैप है, एक, हाँ, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी एंड डी। बट ये आई और एच में 3 का है नहीं, जी और एफ में था नहीं, तो सी एंड डी 3 फ्लोर का गैप है, क्योंकि ई से नीचे फ्लोर्स कितने आ रहे हैं, 3, और सी और डी में भी कितने फ्लोर का गैप है, 3 का, तो आपका यही पेयर फॉलो करेगा। तो ये था आपका पजल, हार्डली 3 मिनट ही लगने चाहिए, हाँ तुम्हें समझा रहा हूँ तो उस चीज़ में मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा, बट हाँ 3 मिनट से ज़्यादा अगर टाइम लगता है तो आप स्किप कर लेना। तो ये 5 क्वेश्चन बिल्कुल सही तभी होंगे अगर आपकी डायग्राम सही है, और वहाँ पर अगर आप मिनिमम पॉसिबिलिटी का यूज़ करते हो तब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा अभी इसमें क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है, आई क्या टॉप पे था, बिल्कुल था, बी बॉटम पे नहीं आया है, नॉट करेक्ट पूछिए ना, तो हाँ सेकंड वाली है, बी बॉटम पे नहीं है, के उस फ्लोर पर है, ऑन फ्लोर बिलो जिस पे एच रहता है, के हाँ बिल्कुल सही थी, ये ई डज नॉट लिव ऑन द एर्थ, नहीं ई एर्थ पे तो नहीं आया था हमारा, जे जो है वो उस फ्लोर पे है जिस पे एफ है, नहीं, जे लिव्स ऑन द फ्लोर, हाँ बिल्कुल सही है, तो आपका रॉन्ग बोली हुई ना उसने, तो बी वाली ऑप्शन क्या है, रॉन्ग। तो ये 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, हाँ 5 क्वेश्चन है तुम्हारे पजल से। पॉइंट टाइप ये है आपको हमेशा पेपर में बस ये है कि पॉइंट टू पॉइंट लिंक करना कॉमन एलिमेंट्स को ढूंढते हुए, तो आपकी डायग्राम पूरी की पूरी बन जाएगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। कह रहा पॉइंट के जो है वो आपका 11 मीटर साउथ पे आएगा एल के, तो मेरे पास कहीं ना कहीं तो पॉइंट के होगा जो कि एल के साउथ पर है, तो मैं कहीं ना कहीं एल को फिक्स करूंगा और उसके साउथ पे किसको रख दूंगा, 11 करके के को, ठीक है। अपने अंदाजे से वहां पर इनको रख लेना, मतलब लाइंस को। फिर कह रहा है मुझे अब के मिल चुका, कह रहा है जे है ईस्ट ऑफ के, बट कितना ईस्ट पे है यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है, मतलब लेकिन ईस्ट पे आएगा, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन एल एंड के इज सेम, एल और के का डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा जितना जे और के में होगा, मतलब 11 का ही गैप आएगा, तो के से आपका जे भी कितना है, 11 ही है, ठीक है, उसने लाइन में ही आगे दे दिया। कह रहे एच जो है वो 7 मीटर साउथ पे होगा जे के, परफेक्ट, लाइन टू लाइन कनेक्ट हो रहा है, 7 मीटर, इसे थोड़ा छोटा कर दो, और कौन सा पॉइंट आ जाएगा, बस एच पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट एच आपका आ जाएगा 7 मीटर साउथ पे। फिर कह रहा है डिस्टेंस जितना जे और एच में 7 का ही है उतना ही होगा आपका जेड और एच में, ठीक है, मतलब 7 का डिस्टेंस आएगा, और जो पॉइंट जेड है वो वेस्ट पे है किसके, आपके एच के,
तो 7 का गैप लेके यहाँ पर आपका Z आ जाएगा। ठीक है, जगह थोड़ी कंजेस्टेड है इसलिए मैं थोड़ा छोटा ही बना रहा हूँ। इसके बाद कह रहा है आपके पास जो पॉइंट वाई है वो 6 मीटर साउथ पे और 4 मीटर वेस्ट पे होगा Z के। कौन सा पॉइंट? वाई। तो वाई 6 मीटर है साउथ पर, पहली बात। ये आ गया 6 मीटर वाई, लेकिन ये वेस्ट पे कितना है? 4। किसके? एक्स के। तो यहाँ तक रख दो और ये पॉइंट आ गया एक्स, और ये कितना है? 4। फिर कह रहा है पॉइंट डब्ल्यू जो है वो 5 मीटर साउथ पे है। किसके? एक्स के, लेकिन 4 मीटर ईस्ट पे होगा वी के। ठीक है, तो आपके पास जो पॉइंट वी सॉरी डब्ल्यू आएगा तो ऐसा दिखेगा 5, लेकिन वो ईस्ट पे है किसके? वी के। 4। ठीक है, तो इस तरह की डायग्राम है। मैं थोड़ा साइड पर बना देता हूँ, एक क्लीन करके मैं साइड पे साफ करके बना देता हूँ। ये आएगा आपके पास इस तरह से 11 एल के पॉइंट, देन यहाँ से लेके यहाँ तक भी 11 ही कवर कर रहा है, बट कौन कर रहा है? जे। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ पर आ रहा है 7, जो कि कवर कर रहा है आपके पास एच। फिर आपका यहाँ से यहाँ पर भी 7 ही कवर कर रहा है, बट वो कवर कर रहा है जेड। उसके बाद आपके पास 6 आया नीचे, बट वो कवर किसने किया है? वाई ने। देन 4 कवर तो किया, बट किया है इस बार एक्स ने। फिर यहाँ से यहाँ पर नीचे 5 कवर किया है डब्ल्यू ने, जो कि ऑलरेडी 4 ही यहाँ पर दिखेगा इससे वी से। ठीक है, तो ये आपकी डायग्राम बनेगी। मेरे फ्रेंड का टैब है ये एम आई का, और एम आई की स्क्रीन का तुम्हें पता ही है, तो इसलिए थोड़ा डर ही लग रहा है इसको दबाते हुए, क्योंकि आई गेस ये एम आई पैड 8 है कि कौन सा एम आई पैड 2 है, तो थोड़ा इसकी सेंसिटिविटी में मुझे डर ही लगता है, क्योंकि किसी का टूट ना जाए, तो इसलिए थोड़ा डर डर के चला रहा हूँ। तो ये बनेगी आपकी डायग्राम। देखो पहला क्वेश्चन उसने क्या पूछा, कह रहा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एल एंड एच। एल और एच के बीच में आपके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आएगा? तो हाँ, निकाल सकते हो तुम लोग। एल और एच में कुछ एक राइट एंगल, इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, जहाँ पर आपका पॉइंट एच नीचे था और 7 तो ऑलरेडी कवर हो रहे हैं, तो हाँ एल तक जाते जाते पूरा पूरा 11 ही कवर करेगा। और 11 और 7 तुम्हारे हो गए 18। ठीक है, तो तुम्हें 18 का स्क्वायर पता होना चाहिए, क्योंकि पाइथागोरस से लगने वाली है। 18 का स्क्वायर हो गया तुम्हारा 324, और 11 का हो गया 121। तो सम कर लो इनको, 445 हो जाएगा। ठीक है, और रूट में आ जाएगा, तो रूट में ही आ जाएगा तुम्हारा सर 445। अगर अप्रोक्सीमेटली बोलेगा तो आई गेस ये तुम्हारा और अगर इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर बोलेगा तो आई गेस 21 के पास पास आता है इसका। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा या तो रूट में या तो इसका अप्रोक्सीमेटली अगर आंसर निकालेंगे तो 21 तक आ जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक इन। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। एल और एच में अगर मैं देखूंगा तो एल और एच जो था वो आपस में कैसे हैं? एक नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट वाली डायरेक्शन में। के से जेड की अगर बात करें तो के से जेड भी सेम ही डायरेक्शन शो करता है। जेड से डब्ल्यू अगर आप डायग्राम में देखोगे सेम ही आ रहा है। वाई से जे वो डिफरेंट है, के से भी सेम है। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा वाई से जे, क्योंकि वाई से जे इस वे में जा रहा है, बाकी सारे के सारे ऐसे बनेंगे। तो वाई से जे गया है, इसमें ऑड है। जो पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस में कई बार भी शॉर्टेस्ट देता है, डिपेंड ऑन द ऑप्शंस। लेकिन जब भी टोटल डिस्टेंस की बात होगी तो आपको पूरा ही कैलकुलेट करना है। मतलब आपको ये वाला डिस्टेंस जो दिया हुआ है ये पूरा ऐसे कैलकुलेट करना है कि आपका के से लेके डब्ल्यू तक, तो आपको देखना है के से लेके आपका यहाँ तक डब्ल्यू तक क्या डिस्टेंस बनेगा, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो बात कर रहा है अगेन पेयरिंग की। आपको पेयर निकालनी है, लेकिन इस बार लेटर या नंबर वर्ड नहीं है, नंबर दिया गया है, डिजिट्स दिए गए हैं, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को निकालने हैं। 4 8 9 1 3 7 एंड 5। तो अगर मैं 4 से चेक करूँ तो मुझे 4 से पेयर बनता नहीं दिख रहा है, बट हाँ 8 से तो दिख रहा है सीधा सीधा। 8 से 9 एक पेयर, 9 के बाद कोई नहीं आएगा। ठीक है, 1 के बाद चेक करेंगे तो 1 1 1 1 1, हाँ 1 से 2 3 नहीं बने, 3 4 5, हाँ 1 से 4 तो बन सकता है बैकवर्ड में। ठीक है, 3 का चेक करें तो 3 का 4 5 बन जाएगा। इसके अलावा
7 नहीं, 5 6 7 8 9 कुछ नहीं बनने वाला। 5 से अगर चेक करें, 5 6 7 8, हाँ 5 से आपका एक 9 बनेगा, वो लगभग 4 ही पेयर बनेंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अगेन आपका ये है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक है, इसमें पर्सन के स्कोर्स की बात की जा रही है और इजी क्वेश्चन होता है, आप इसको पेपर में डायरेक्ट कर सकते हो बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलो करते हैं। कह रहे 6% तो हमेशा इनकी आप पे डिपेंड है, आप इसको पजल की तरह बनाओ या फिर इसको ग्रेटर देन वाले साइन लेके चलो, जिसमें कंपैरिजन है 3 4 5 1 6। ठीक है, पढ़ो उन्होंने क्या क्या बातें बोली। कह रहा ओ स्कोर मोर देन एम। ओ का स्कोर जब भी आएगा मेरा किससे ज़्यादा दिखना चाहिए, एम से। एम जिसका स्कोर किससे ज़्यादा है, बट के से। हाँ, कितना ज़्यादा ऐसा नहीं मेंशन नहीं है। जे स्कोर मोर देन एन। जे जब भी स्कोर करेगा वो किससे ज़्यादा करेगा, एन से। एन हु स्कोर मोर देन एल, और लेकिन एन जो है वो किससे ज़्यादा कर रहा है, एल से। एन स्कोर लेस देन, एन स्कोर लेस मार्क्स देन एम। ठीक है, एन जो है वो आपका एम से छोटा है, तो काफ़ी चांस है एम के बाद ही आपको कौन दिख जाए, एन देन एल। ठीक है, ओके। ओनली 2% स्कोर मोर देन एल, सॉरी जे। सिर्फ 2 ही बंदों ने स्कोर ज़्यादा किया किससे, जे से, तो जे आपका फिक्स है यहाँ पर। ठीक, एल हु डिडंट स्कोर द लोएस्ट। एल आपका लास्ट पर नहीं जाना चाहिए। तो हाँ, जे के साथ फिर ऐसे ही पेयर में देखेगा एन और एल, और स्टार्टिंग में जो मैं बात करूँ तो एन से ज़्यादा कौन आएगा, एम भी ला रहा है, तो एम के चांस यहाँ पर ही आने के, और एम से ज़्यादा कौन है, ओ। तो लास्ट हमारा के बचा जो कि एंड पर ही जाएगा, तो परफेक्ट यही बनेगी डायग्राम। क्योंकि इसने बोला एल जो लोएस्ट पे नहीं आएगा, तो एल लोएस्ट पे अगर नहीं आएगा, जे से वो कम भी है एन के अकॉर्डिंग, तो जे एन एल ही बनेंगे, और के जो है वो लोएस्ट फिर बन जाएगा। और क्योंकि एम जो है वो एन से ज़्यादा है और जे से बड़े 2 हैं, जे से छोटा अगर एन आएगा तो एम तो बड़ा ही होगा जे से, और एम से बड़ा ओ है। बिल्कुल सही है। चलो डिटेल्स लिखते हैं क्या क्या उसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी है। कह रहा है द मार्क्स ऑफ द हु स्कोर द थर्ड हाईएस्ट एंड द थर्ड लोएस्ट। ठीक है, थर्ड हाईएस्ट है आपका जे, ये 55 स्कोर करेगा, और आपका थर्ड लोएस्ट एन जो कि 35 स्कोर करेगा। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स, तो हाईएस्ट कौन कर रहा है, ओ कर रहा है। चेक कर लेना अपने आंसर्स। इफ द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय जे एंड ओ, जे और ओ का अगर सम 120 हो जाए, तो जे का 55, और कह रहा है ओ, तो ओ का आई गेस मेरे पास स्कोर नहीं है, 120 अगर हो जाए तो ओ का स्कोर आपका निकल सकता है 120 में से आपको 55 क्या कर देने माइनस, तो 10 में से 5 गया 5, 11 में से 5 गया 6, 65 आ जाएगा, तो ओ का स्कोर आ गया 65। अच्छा, क्वेश्चन आगे हो रहा है, तो कह रहा है देन व्हाट इज द सम ऑफ ओ एंड एन, तो 65 उसको आ गया, तो एन का कितना था, 35 था, तो 100 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, सेकंड का। व्हाट विल बी द पॉसिबल मार्क्स ऑफ एम, एम के पॉसिबल मार्क्स क्या हो सकते हैं। हम्म देखो, एम जो था जे के बाद है, मतलब 55 से तो ज़्यादा ही होंगे, बट कितने ज़्यादा वो नहीं पता, तो 2 ही ऑप्शन दिख रहे हैं, 58 या 16 दोनों में से कोई एक, तो इधर 58 और 60। ब्लड रिलेशन, टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी बनना चाहिए, लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनाते हैं और जल्दी क्वेश्चन खत्म करते हैं। वीडियो लंबी जब भी आएगी, एक फीमेल मदर इन लॉ, बट किसकी, यू की, तो मैं ऐसे रख देता हूँ कि यू एक कपल के रिलेशन में होगा पी के चिल्ड्रन के साथ। देन कह रहा आर इज द ब्रदर ऑफ डब्ल्यू, आर नाम का पर्सन भाई होगा, किसका, डब्ल्यू का। डब्ल्यू हु इज द स्पाउस ऑफ यू, चलो जी, डब्ल्यू स्पाउस है यू की या यू का, बट आर ब्रदर है, तो पी के पेरेंट्स, पी के चिल्ड्रन पता लगे, डब्ल्यू और आर आने वाले हैं। एस इज द ग्रैंडसन ऑफ टी, एस नाम का पर्सन ग्रैंडसन होगा, ठीक है, तो काफ़ी चांसेस है कि वो डब्ल्यू के ही नीचे दिखे, क्योंकि यहाँ पर ग्रैंडसन वाला रिलेशन यहाँ से चल सकता है, तो सॉरी उल्टा बना दिया, एस बनेगा ग्रैंडसन, तो मैरिड कपल तो यही, तो मैं चांस ले सकता हूँ एस ग्रैंडसन में यहाँ पर ही आ जाए। चलो देखते हैं। क्यू स्पोज है आर का, ओके, क्यू नाम का एक और पर्सन है जो कि स्पोज होगा आर का, तो वो डेफिनेटली फीमेल रहने वाली है, एंड हैव नो चाइल्ड। ठीक है, ऐसे यहीं पे फिक्स रहेगा। वी इज द चाइल्ड ऑफ डब्ल्यू, वी नाम का पर्सन चाइल्ड होगा डब्ल्यू का, तो मतलब इसका सिबलिंग होगा। जेंडर ऑफ यू एंड एस आर सेम, यू और एस का जेंडर सेम होगा, तो यू और एस का जेंडर अगर सेम है तो यू मेल हो गया, डब्ल्यू फीमेल हो गई। ओके,
ठीक है, फिर टी यहीं पे फिक्स होगा। ठीक है, हाँ बस। क्या मेरे पास बी का जेंडर आएगा, पहले वो कंफर्म कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। तो एस हाँ आएगा, देखो एस इज द ओनली ओनली ग्रैंडसन बोला है, तो ग्रैंडसन यही है, तो ये फिर क्या हो जाएगी ग्रैंड डॉटर, तो ये फीमेल है। तो ध्यान रखना, ओनली वर्ड मैटर करेगा पेपर में, हु वर्ड मैटर करेंगे, ठीक है, एंड भी मैटर कर जाएंगे। ये तीन वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके ब्लड रिलेशन में, ध्यान रखना इनका। तो हाँ, हमारे पास फैमिली रिलेशन बन चुके हैं, सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे इसके भी। पहला, डब्ल्यू का क्या रिलेशन होगा पी से, तो अगर आप ध्यान से देखो, जो डब्ल्यू है वो पी की क्या है, डॉटर, तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा, डॉटर। वैसे क्वेश्चंस के आंसर मुझे नहीं देने चाहिए, तुम लोगों के कमेंट्स में आने चाहिए थे, ताकि मैं भी चेक करता तुम लोग क्या क्या आंसर दे रहे हो। कितनी फीमेल मेंबर्स हैं, चलो इसका आंसर मुझे कमेंट में दिखना चाहिए। कितने मेल हैं, ये दोनों के आंसर मुझे कमेंट्स में चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ भाई आपका सीटिंग अरेंजमेंट का, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पीओ लेवल का है। देखो क्वेश्चन जो मैं तुम लाए हैं, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ क्लर्क के हैं, ये पीओ प्लस क्लर्क दोनों के मिक्सचर है। ठीक है, तो इसलिए कोई क्वेश्चन इजी भी लग रहा होगा, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट भी लगेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप चेक करो तो आपको क्या बोला, 8 बंदे नाम दिए सर्कुलर अरेंजमेंट, लेकिन सम ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर व्हाइल अदर्स आर फेसिंग आउटसाइड, ये पीओ लेवल है। लेकिन अगर क्लर्क होता तो क्लर्क में बोल देता सीधा सीधा ऑल आर फेसिंग सेंटर या ऑल फेसिंग आउटसाइड, इस तरह से क्वेश्चन रहता। तो चलो बनाते हैं, तुम लोग लेकिन पॉज करके पहले ट्राई करो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों ने बना लिया होगा, तो चलो करते हैं शुरू। तो एक लाइन बना देते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, एक 8 बंदे आएंगे, बट मुझे नहीं पता कौन अंदर देख रहा है कौन बाहर, तो कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चन शुरू करेंगे। जैसे कह रहा है ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी इज फेसिंग आउटसाइड, तो मैं बी से शुरू कर सकता हूँ क्योंकि बी कह रहा है बाहर देख रहा है, तो मैं बी को रख दूंगा कहीं पर भी, और बी की फेसिंग है बाहर की तरफ। ठीक है, ए उसके थर्ड राइट पे बैठा है, तो ए आपको यहाँ पर दिखेगा। क्लियर है, बिल्कुल सही है। कह रहा है सी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब दो पॉसिबिलिटी है, सी को मुझे सेकंड लेफ्ट पे बताना है, बट मुझे नहीं पता ए कहाँ पे देख रहा है, तो मैं एक बार ए को यहाँ पर भी रख देता हूँ ताकि मैं बना पाऊँ। बाद में सर्कल में तो मैं अरेंज कर ही दूंगा, और जो सर्कल में बनाएंगे उनको 2 डायग्राम्स बनानी पड़ेंगी, तो इससे अच्छा आप इसी मेथड को यूज़ करो जिसको थ्रेड मेथड कहते हैं। काफ़ी बच्चों को ये मेथड का पता है, ऑनलाइन काफ़ी बच्चों ने देखा भी होगा, ये ईजी रहता है, जल्दी बनते हैं क्वेश्चन। तो सी कह रहा है सेकंड लेफ्ट पे ए के, तो मैं एक केस में ए को नॉर्थ फेसिंग करवा दूंगा, एक में साउथ फेसिंग। इस केस में मैं अगर ए को नॉर्थ रखता हूँ, ठीक है, देखना भी गलत हो जाएगा, सी कहाँ पर है सेकंड लेफ्ट पे, तो लेफ्ट फर्स्ट सेकंड यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगर मेरा ये साउथ फेसिंग कर जाएगा तो लेफ्ट दूसरी साइड जाएगा, जब इसके अकॉर्डिंग सी आपका ई यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन सी एंड डी, एक ही बंदा सी और डी में दिखना चाहिए, ऊपर वाले केस के लिए यहाँ पर आएगा और नीचे वाले केस के लिए यहाँ पर आ जाएगा डी, चेक कर लेना। और कह रहा है बोथ आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शंस टू ईच अदर, दोनों की डायरेक्शंस एक दूसरे से ऑपोजिट है, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या होने वाली है, तो अभी मैं उनकी डायरेक्शंस को नहीं रख सकता। ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी एंड डी, ई मेरा सी और डी के साथ नहीं दिखना चाहिए, तो ई की पॉसिबिलिटी इस केस में मेरे पास 2 जगह पर बनती हैं। लेकिन अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो वहाँ पर भी 2 की हैं, या तो ई मेरा यहाँ पर आ सकता है या तो आ सकता है यहाँ पर। चलिए चेक करते हैं। कह रहा है एफ सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जी, एफ, उसने नीचे वाली लाइन में मुझे क्या बोला है, एफ सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जी, मतलब दोनों का एक साथ आना जरूरी है। तो अगर नीचे वाले केस में मैं ई को रखता हूँ, देखो उसने सी और डी के साथ नहीं आना है, तो ये जगह ई की क्या है, कैंसिल है, ये जगह भी ई की क्या है, कैंसिल। जगह तो यही दो हैं ई और ई के लिए, लेकिन इन दोनों को अगर मैं एफ और जी को रखवाना चाहता हूँ तो वो भी इन्हीं जगह पर आ सकता है। तो इसका क्या मतलब है, मेरी नीचे वाली जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो गई है, गलत। तो अब मैं चेक करूंगा ऊपर के लिए, ठीक है, क्योंकि नीचे वाली पॉसिबिलिटी क्या हो चुकी है, गलत। तो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ तुम्हारे सामने। देखो ई ने यहाँ पर नहीं आना है, पहली बात, ई यहाँ पर भी नहीं आएगा, तो 2 जगह पर आ सकता है ई, या तो आपका ई इस तरफ रह सकता है या तो आ सकता है इस साइड। अगर मैं इस साइड अगेन रखता हूँ ई को, ध्यान देना, तो मेरे पास उस केस में जी और एफ फिर से एक साथ नहीं आ सकते, तो इसका मतलब ई के लिए ये जगह भी क्या है, कैंसिल। इस बात को एक बार रिवाइंड करके फिर से सुन लेना, ई आपका यहाँ पर नहीं आएगा, मैं आपको लिखवा के दिखा देता हूँ। अगर मैं ए को रख देता हूँ सपोज यहाँ पर, तो ये दोनों एक साथ फिर से भी नहीं आ सकते, तो मतलब ई के लिए जगह ये वाली क्या है, नहीं है। 3 जगह कैंसिल होगी तो ई कहाँ पर आएगा आपके पास,
यहाँ पर, ठीक है। अब बात आई एफ और जी की। एफ जी या जी एफ ऐसा नहीं बोला, लेकिन एक लाइन दी है, जी इज फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी। तो अगर बी बाहर देख रहा है दोनों ही केसेस में, तो मेरा जी कहाँ देखेगा? ऑपोजिट, अंदर। और लाइन में क्या बोला है? जी इज फेसिंग, एफ सिट्स राइट ऑफ जी, तो ऐसा देखेगा। तो यहाँ पर आएगा जी, देन यहाँ पर आ जाएगा एफ, और जी आपका देख रहा है अंदर की तरफ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली बात समझ आई होगी। इमीडिएट नेबर जो ई का है वो फेस करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शंस ऑफ ईच अदर। तो ई के इमीडिएट नेबर ऑपोजिट डायरेक्शन करेंगे एक दूसरे से। तो जैसे मैं देख सकता हूँ ई के साथ में मेरा ए बैठा है जो कि बाहर देख रहा है, तो मेरा जो दूसरा नेबर कौन है? एफ, तो वो कहाँ देखेगा? अंदर की तरफ, ठीक है। लास्ट पर्सन तुम्हारा कौन सा रह गया? वो आई गेस एच रह गया, तो एच आ जाएगा। नीचे वाला मिटा देता हूँ, कन्फ्यूजन क्रिएट ना कर दे। तो ये है आपके पास ओरिजिनल डायग्राम। अब बाकी की भी डायरेक्शन सेट करवाते हैं। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए फेस इन द ऑपोजिट टू ए। ए के जो नेबर्स हैं वो ए से ऑपोजिट देखेंगे। ए अगर बाहर देख रहा है तो ए के नेबर अंदर देखेंगे, तो देन आपका ई भी अंदर देखेगा, एच भी अंदर ही देखेगा। और एक लाइन मेरी आई गेस छूट गई थी जो फेसिंग की थी, ओनली वन पर्सन बिटवीन सी एंड डी। सी और डी में एक ही पर्सन होगा और बोथ आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन। सी और डी की डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए? ऑपोजिट होनी चाहिए। सी और डी की डायरेक्शन आपकी लास्ट की लाइन फिक्स करवा देगी, जिसमें वो कह रहा है मोर देन 3 पर्सन सिटिंग टुगेदर आर नॉट फेसिंग द सेम डायरेक्शन। मतलब 3 से ज़्यादा बंदे अगर मेरे साथ में बैठेंगे तो उनकी डायरेक्शन सेम नहीं होगी, लेकिन इसका ये मतलब है कि 3 पर्सन अगर बैठे हैं साथ में तो वो सेम डायरेक्शन फेस कर सकते हैं। वो कैसे? अगर मैं यहाँ पर इन चार को कंसीडर करूँ, तो इन चार में मेरे तीन, बी डी जी एफ, मैं किसी भी तीन को उठा के उनकी फेसिंग सेम करवा सकता हूँ। जैसे डी की अगर बात करूँ तो मैं डी को बाहर की तरफ फेस करवा दूँ अगर, तो मेरे पास 3 पर्सन तो सेम डायरेक्शन फेस करेंगे, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं। तो वहाँ डी की डायरेक्शन आई, सी और डी दोनों ऑपोजिट को फेस करेंगे, जो कि उसने बोला है बोथ आर फेसिंग ऑपोजिट। तो अगर मेरा डी बाहर देखेगा तो सी कहाँ पर फेस कर देगा? अंदर की तरफ। तो चलो इसको सर्कल में बनाते हैं। तो जब ये सर्कल में बनेगी तो कुछ आपको इस तरह से दिखेगी, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे मैं बी को रख देता हूँ जो कि बाहर देख रहा है, देन साथ में ही डी है, फिर आपके पास यहाँ पर जी आ रहा है जो कि अंदर, देन एफ, ई, फिर आपका ए, देन एच, और सी भी देखेगा अंदर। तो ये बनेगी आपकी एक ओवरऑल डायग्राम। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछे हैं। पहला क्वेश्चन, कितने पर्सन आपके जी और एच में आएंगे? तो जी और एच में आपके पर्सन पूछे गए हैं, तो वो दोनों साइड से आप देख सकते हो, लेकिन जहाँ से मिनिमम हो गए, तो जी और एच आपस में ऑपोजिट है, तो दोनों साइड से आपके आंसर सेम ही रहने वाले हैं, 3। हु अमंग द फॉलोइंग सेट ऑपोजिट टू एफ? तो आपके एफ का अपोजिट कौन बैठा हुआ है? सी। थर्ड, सेकंड टू द राइट ऑफ एच, एच के सेकंड राइट पे कौन बैठा है? एक सेकंड, ऑपोजिट एफ, ठीक है। सेकंड राइट पे एच के कौन बैठा है? तो एच के सेकंड राइट पे बैठा है बी। इस क्वेश्चन का आंसर और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, और मैं देखूंगा कितने लोगों ने आंसर दिया है। सबसे इजी टॉपिक स्लॉग्स, ध्यान से बनाएंगे। ओनली फ्यू डॉक्टर्स आर टीचर, तो डॉक्टर और टीचर में है ओनली ए फ्यू का रिलेशन। टीचर और प्रोफेशनल्स आपस में नो करेंगे, प्रोफेशनल और मैच्योर आपस में नो कर रहे हैं। सम डॉक्टर्स आर नॉट मैच्योर, क्या डॉक्टर का सम पार्ट मैच्योर के साथ नो है? बिल्कुल नहीं है, क्रॉस। क्या 50% का मतलब क्या था? सम, क्या सम टीचर्स आर मैच्योर हुए हैं? नहीं, तो ये भी क्या हो गया? रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या जाएगा? नीदर या नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल कार्स आर बाइक, ठीक है, सारी की सारी जो कार है वो किस में आएंगी? बाइक के अंदर। सम बाइक इज नॉट ट्रक, बाइक का सम पार्ट नॉट है बट किसके साथ है? ट्रक के साथ। देन कहना ओनली ए फ्यू ट्रक आर साइकिल, ट्रक और साइकिल में है ओनली ए फ्यू, याद रखना ये कार है। कह रहा है नो कार इज साइकिल, क्या कार और साइकिल में नो है? बिल्कुल नहीं है, क्रॉस। क्या सारा का सारा ट्रक बीइंग साइकिल इज ए पॉसिबिलिटी, क्या ट्रक साइकिल में जाने की पॉसिबिलिटी रखता है? बिल्कुल नहीं रखता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। इनइक्वालिटी, काफी आसान क्वेश्चंस, ठीक है। पहले मैं बात कर रहा है डब्ल्यू यू की। तो डब्ल्यू और अगर मुझे यू को कंबाइन करवाना है तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा बैठा हुआ है? आपका वाई, वाई को रख दो। वाई से मैं जा सकता हूँ डब्ल्यू तक, बिल्कुल।
और y से मैं u तक भी जा सकता हूँ, y ग्रेटर देन u। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, w इज़ ग्रेटर देन u, पहला वाला सही। w और v की बात करेंगे तो अगेन सेम, y के थ्रू कॉमन w तक जाएगा, और y ही आपको v तक लेके तो जाने वाला है, बट यहाँ पर आपके पास फैमिली होने वाली है चेंज इस जगह पर u की वजह से, तो सेकंड वाला रॉन्ग, तो आंसर क्या आएगा, ओनली फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंगल स्टेटमेंट है, v और p की बात कर रहे हैं, तो देखो v और p से रिलेशन, अगर मैं v से p तक जाऊँ तो अगेन u ने फैमिली चेंज करवा दी, गलत हो गया। सेकंड के लिए चेक करते हैं, तो सेकंड में u और e की बात कर रहे हैं, u से लेके e तक अगेन गलत, क्योंकि u मेरा सिर्फ ग्रेटर देन e ही दिखना चाहिए था, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। पजल का क्वेश्चन है, पजल के कम से कम आपको 20 नंबर की तो दिखेगी, सेटिंग अरेंजमेंट में आपको 15 नंबर दिख सकता है। तो हाँ, पजल का क्वेश्चन, और ये आपका पजल है मंथ बेस। चलो बनाते हैं, उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग पॉज करके बना रहे हो। तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, ठीक है। इसके बाद सिर्फ एक काम करना, आप क्वेश्चन में देख लेना कि उसने आपको जो मंथ बात की है वो ऑड की ज़्यादा की है, इवन की है, उनको मार्क ही कर लो, ठीक है, वो इजी रहता है। इसमें देख पा रहा हूँ, इसमें बोला है जुलाई ऑफ द सेम ईयर विच इज़ नॉट ए लीप ईयर, लीप ईयर नहीं है तो ये इवन का आ गया है। इसके अलावा अप्रैल इवन है, जून इवन है। चलो पढ़ते हैं, बी वॉज बोर्न इन द मंथ विच हैज़ एन इवन नंबर ऑफ डे, तो जहाँ जहाँ पर इवन की पॉसिबिलिटी है वहाँ पर मैं बी को रख दूंगा 1 2 3, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ लेकिन पहले इनकी पॉसिबिलिटी लिख देना साइड पे। फिर कह रहा है ओनली 2 पर्सन्स आर बोर्न बिटवीन वी एंड डी, डी हु वाज बोर्न इमीडिएट बिफोर सी, दो बंदे बी और डी में, और डी एकदम पहले सी से, ठीक है, दो का गैप लेके डी, दो का गैप लेके डी, और ये खत्म, डी इमीडिएट बिफोर सी, डी इमीडिएट बिफोर सी। नंबर ऑफ पर्सन्स बोर्न बिफोर सी, जितने भी बंदे सी से पहले होंगे वो ज्यादा होंगे, किससे, जितने ई के बाद में है, ठीक है। तो पहले केस में मेरे पास सी से पहले हैं 3, तो मतलब ई के बाद 2, ई सेट, सी से पहले 1, तो ई के बाद कोई नहीं। देन कह रहा है ए वॉज बोर्न इमीडिएट बिफोर एफ, ए एकदम पहले आएगा एफ से, एफ जो कि बड़ा है जी से, ये दो का पेयर एक साथ चाहिए जो कि यहीं पे पॉसिबल है, खत्म। तो अगर ए और एफ को रख भी देते तो जी नहीं आ पाएगा, तो ये गलत है, यही सही है। तो आपका आंसर रहेगा ए एफ डी सी ई बी और जी, एंड ये क्लर्क लेवल का रहेगा आपका क्वेश्चन, क्योंकि जब पीओ में जाओगे तो पीओ में आपके पास डेट्स भी साथ साथ में दे देता है। तो इजी क्वेश्चन था, इसके बेस पे उसने 5 क्वेश्चन पूछे हैं, तो इन पांचों के आंसर मुझे कमेंट्स में चाहिए, उम्मीद करता हूँ कि करोगे। सिटिंग अरेंजमेंट का, बट इजी क्वेश्चन है, क्यों, फेसिंग नॉर्थ है, सभी फेसिंग सेम कर रहे हैं, बट हाँ ये वेरिएबल बेस है और ये पीओ लेवल है, क्योंकि इसने आपको वेरिएबल साथ साथ में दिए पर्सन के। आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन होगा तुम्हारा, हाँ बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन भाई तुम्हारे लिए है, इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, मुझे आपकी अरेंजमेंट, मतलब आपका आंसर क्या आने वाला है, क्या अरेंजमेंट रहेगी, जैसे WXT कुछ भी आ रही है वो आप वैसे की वैसे ही नोट डाउन करके नीचे कमेंट में लिख देना, ठीक है। चाहे तो कलर्स ना लिखो, पर हाँ अरेंजमेंट लिख दो कि पर्सन कौन से आ रहे लेफ्ट टू राइट, देन उसके बाद नीचे कलर्स के लिख देना, तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ तुम लोगों ने कर लिया। तो ये एक क्वेश्चन सिर्फ एक होमवर्क, बाकी जिन्होंने अभी तक किसी पुराने टॉपिक को नहीं पढ़ा है, जैसे ब्लड रिलेशन तुम्हारा स्लॉक्स या इनइक्वालिटी, तो मैंने उनकी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हैं, तुम वहाँ से एक किस्म से रिवाइज कर सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। और कैसा लगा सेशन, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, अपने मार्क्स कैलकुलेट करके ज़रूर बताना, ठीक है।